अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एवरीडे फिज़िक्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, क्लास 11 के फ़िज़िक्स के टॉपिक के साथ, और वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में हर जगह आता है और टेस्ट्स में भी टीचर्स इसको मंड के देती हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये लाइफ में हर जगह यूज़ हो रहा होता है यार। ये रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा जगह यूज़ हो रहा होता है। मैं एग्जांपल भी आपको ऐसी दूंगी कि आपको समझ आ जाएगी, लेकिन ये उन लोगों को समझ आएगी कि जो स्नूकर ज़्यादा खेलते हैं, लड़कों को। तो चलें फ़र्ज़ करें कि एक बॉल जो है ना, वो रेस्ट पे पड़ी हुई है, ठीक है। और जिस बॉल को आप हिट कर रहे हो ना, आप उसको स्टिक से एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ आप उसको हिट करते हो, ठीक है। तो जब आप उसको हिट करोगे और वो दूसरी बॉल को जाके, यानी ए बॉल को आपने हिट किया और ए बॉल जो है वो बी बॉल को जाके हिट करेगी, तो उनकी कोलिजन हुई आपस में, उन्होंने एक दूसरे को, ए ने बी को हिट किया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? हाँ, उसके बाद ये होगा कि ए बॉल जो है वो रुक जाएगी और बी बॉल उसी वेलोसिटी के साथ मूव करने लग जाएगी जिस वेलोसिटी के साथ ए पहले मूव करी थी, जो वेलोसिटी आपने दी है। तो देखिए अब यहाँ क्या हुआ, वेलोसिटीज एक्सचेंज हुई। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो आपने पहले कितनी उसको वेलोसिटी दी थी? 5। चलो फर्स्ट कर लो, आपने 5 मीटर्स पर सेकेंड उसको वेलोसिटी दी, और उसकी वेलोसिटी कितनी है बी बॉल की? 0। तो यहाँ पे इनकी वेलोसिटीज़ को ऐड करते हैं, 5 + 0, और नीचे क्या हो गया? ए बॉल जो है, अब उसने कितनी वेलोसिटी ले ली है? 0 उसकी वेलोसिटी हो गई, और बी बॉल की कितनी? 5 हो गई। तो 0 + 5 यानी 5 + 0 इक्वल है 0 + 5 के, तो 5 हो गए ना इक्वल 5 के। ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। और ये चीज़ हमें नज़र आती है, देखने को भी मिलती है। जो लोग स्नूकर ज़्यादा खेलते हैं उन्हें ये चीज़ फील होती होगी। तो आगे इसकी स्टेटमेंट भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से हमने सॉल्व करना है। अब अगर हम इनिशियल मोमेंटम की बात करें, तो बॉल ए के लिए जो मोमेंटम होगा वो एम ए होगा, और वेलोसिटी उसकी v1 ले ली हमने, ठीक है। और इसी तरीके से बॉल बी के लिए जो इनिशियल मोमेंटम है वो एम बी और v2 है। एम बी वी बी इस तरह कर लें, एम बी वी बी कर लें, ठीक है, और एम ए वी ए कर लिया। अब जो फाइनल मोमेंटम है, यानी कोलिजन के बाद जो मोमेंटम आया, ठीक है, पी ए डैश, इसको हम डैश कह रहे हैं, वो एम ए वी ए डैश है, क्योंकि वेलोसिटी अब चेंज हो गई है ना। और जो फाइनल मोमेंटम बी के लिए है वो पी बी डैश है और इक्वल है एम बी वी बी डैश के। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन आ गया हमारे पास, यानी इनिशियल मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम आ गया। अब ये दोनों जो है ना वो इक्वल हैं। ये इक्वेशन जो है एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी इक्वल टू एम ए वी ए डैश प्लस एम बी वी बी डैश, ये इक्वेशन जो है ये हमें बताती है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है। और ऊपर जो हमने सॉल्व किया वो भी इसी तरीके से सॉल्व किया। आप मैथ्स लें, अपनी तरफ से वेलोसिटीज डालें, और साथ में आप देखेंगे कि ये इक्वल होगा। तो इसकी स्टेटमेंट की तरफ आ जाते हैं। द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। टोटल लीनियर मोमेंटम, लीनियर का मतलब होता है जो स्ट्रेट लाइन वाला पाथ होता है, ठीक है। अब ये जो हमने बात की है ये स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है ना, स्ट्रेट लाइन में सारी बॉल्स मूव कर रही हैं। ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो। देखो अगर आपने इतना तेज़ पंखा चलाया हुआ है कि बॉल्स वैसे ही मूव कर रही हैं, तब तो ये वैलिड नहीं होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फिर बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगा। तो इसीलिए हमें एक आइसोलेटेड सिस्टम चाहिए कि जिसमें सिर्फ इंटरनल फोर्सेस लग रही हैं, एक्सटर्नल बाहर की कोई फोर्स नहीं लग रही, कोई फ़ैन नहीं इतना चल रहा। और आइसोलेटेड सिस्टम बनाने के लिए ये जो इसका बोर्ड होता है ना स्नूकर का, जो टेबल होता है, इसको भी बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन लेस बनाया जाता है कि कोई खुरदुरापन तो नहीं आपने देखा होगा इसमें, और बॉल्स भी खुरदरी तो नहीं होती। अच्छा, और आगे क्या लिखा हुआ है? रिमेन्स कॉन्स्टेंट, यानी वो कांस्टेंट होता है। ये दोनों तरफ जो है वो सेम आंसर आएगा। बिफोर जो है, अगर वो बिफोर 2 है तो आफ्टर भी वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो बिफोर एंड आफ्टर उसका जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट होगा। और इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें, आपने देखा होगा कि अक्सर वीडियो आ रही होती है यूट्यूब वगैरह पे कि ज़्यादा सारे पेंडुलम पड़े हुए होते हैं, ठीक है। और वो एक साइड से, फर्स्ट करें लेफ़्ट साइड से, उन्होंने एक पेंडुलम को, एक बॉब को उठाया है,
ठीक है, और उसको रिलीज़ किया जब, तो उसकी वजह से क्या होता है कि राइट साइड वाला जो पेंडुलम है, यानी बॉब है, वो ऊपर की तरफ मूव करता है। ये नोट की हुई है ना चीज़, ये देखी हुई है। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि देखो वो मोमेंटम जो है वो कहीं गायब नहीं हुआ, वो कंजर्व हो गया। अगर आपने यहाँ से हिट किया तो वो वहाँ से ऊपर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपने नोट किया होगा इवन मूवीज़ में कि जब कोई इंसान जो है वो गन कर रहा होता है, उसको मार रहा होता है, बुलेट फायर कर रहा होता है। ठीक है, बुलेट फायर करने की वजह से बुलेट आगे की तरफ जाती है और इंसान को ना उसके कंधे पे थोड़ा पीछे की तरफ झटका लगता है। गन रिकॉयल होती है, पीछे की तरफ आती है। वो रिकॉयल क्यों होती है? क्योंकि अगर बुलेट इतने प्रेशर के साथ आगे की तरफ जा रही है ना, तो उतना ही इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन जो है प्रेशर के फॉर्म में वो पीछे की तरफ लगेगा आपको। अगर आपने बुलेट कंधे पे रखी हुई है, AK-47 या मशीन गन, क्योंकि मैंने गेम्स भी खेली हुई हैं, ठीक है, इसलिए मुझे पता है। तो बुलेट जितना आगे की तरफ जाएगी उसी तरीके से गन जो है वो पीछे की तरफ भी आएगी। तो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मेरी कोशिश होती है कि मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ आपको वो चीज़ समझाऊं, ताकि आपको ये ना हो कि फिज़िक्स जो है वो कोई और ही ज़ुबान है और हमें समझ नहीं आ रही। आप इसको नोट करें, रियल लाइफ में आपको पता लगेगा कि कितने ज़्यादा यूजेस हैं इसके। और जो भी चीज़ें बनी हुई हैं आजकल, वॉशिंग मशीन वगैरह, स्पिनर, और भी बहुत कुछ, जितनी भी मशीनरी है वो इसी की मदद से बनी है। हमने नेचर में ही चीज़ें फाउंड की हैं, उनसे लॉज निकाले हैं और उनके फिर बाद में एप्लीकेशंस की वजह से वो फिर फिज़िक्स आ जाती है हमारे पास। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। मेरी कोशिश होती है वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं एंड जो है वो बहुत अच्छे से नहीं करती। तो दैट्स इट। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।